मॉर्निंग फ्रेंड्स, आपका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल बूस्टर 214 पर। आज हम लेकर आए हैं आपके लिए 2022 का बायोलॉजी का क्वेश्चन पेपर। इस पेपर को आज हम सॉल्व करेंगे और इस पेपर के सॉल्यूशन की पीडीएफ और इस पेपर की पीडीएफ आपको मेरे डिस्क्रिप्शन में वीडियो खत्म होने के बाद मिल जाएगी। आज चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है द्विनिषेचन का तात्पर्य है। अब सबसे पहले द्विनिषेचन के बारे में समझेंगे। तो द्विनिषेचन से पहले हम समझेंगे निषेचन के बारे में। देखिए, सबसे पहली वीडियो जो मैंने बनाई थी उसमें निषेचन के बारे में पहले भी बता चुका हूँ। फर्स्ट सबसे पहली बार और समझ लीजिए, नर और मादा। नर और मादा प्लांट्स और एनिमल्स दोनों में हो सकते हैं। नर में नर युग्मक होते हैं और मादा में मादा युग्मक होते हैं। जब नर युग्मक और मादा युग्मक आपस में मिलते हैं, फ्यूज होते हैं, तो इनके मिलने से बनता है युग्मनज। और युग्मनज बनने की जो प्रोसेस होती है वो होती है निषेचन। ठीक है, ये था हमारा निषेचन। अब इसमें क्या हुआ है, निषेचन में नर युग्मक और मादा युग्मक यानी दो चीजें आपस में मिली हैं, दो चीजें संलयित हुई हैं, तो ये होता है द्विसंलयन। द्विसंलयन। अब हम पढ़ेंगे द्विनिषेचन के बारे में। तो द्विनिषेचन में क्या होता है, द्विनिषेचन में जो युग्मक मिलते हैं उसमें प्राथमिक गुण और द्वितीयक गुण यानी दो बार जो युग्मक होता है वो दो बार मिलता है। वो प्राथमिक गुण से मिलेगा, वो द्वितीयक गुण से मिलेगा। तो जब दो बार निषेचन होता है तो वो प्रोसेस होता है द्विनिषेचन। ठीक है, तो इसमें ऑप्शंस दिया हुआ है हमें। सेकंड वाला, एक नर युग्मक का अंड कोशिका से तथा दूसरे का द्वितीयक केंद्रक से संयोजन होता है। पहले फर्स्ट केंद्रक से संयोजन होगा, फिर द्वितीय केंद्रक से संयोजन होगा। तो दो बार केंद्रक से जब मिलेगा तो द्विनिषेचन कंप्लीट होगा। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सेकंड वाला। चलिए इसके सेकंड क्वेश्चन पर चलते हैं। बीजांड का वह स्थान जहां बीजांड ग्रंथ जुड़ा होता है। तो बीजांड का वह भाग जहां बीजांड ग्रंथ जुड़ा होता है, इसे समझते हैं। चलिए हम सबसे पहले बनाएंगे बीजांड। बीजांड का एक लॉन्ग क्वेश्चन इसी पेपर में आगे दिया हुआ है, तो बीजांड हम बना लेते हैं। देखिए, अगर आप देखोगे तो बीजांड कुछ इस तरह की डायग्रेशन होती है। पहले हम बीजांड के बारे में समझेंगे। जैसे प्लांट फ्लावर होते हैं, जैसे तुम फ्लावर देखोगे तो फ्लावर का जो अंदर प्लांट्स के भाग होते हैं यानी इसके जो लैंगिक अंग होते हैं वो इस तरह होते हैं। ऊपर वर्तिकाग्र, वर्तिका, नीचे ये होता है अंडाशय, और अंडाशय के बाद होता है थैलेमस। ठीक है, अंडाशय के नीचे भाग होता है थैलेमस। थैलेमस के अंदर पाए जाते हैं बीजांड। ठीक है, तो ये बीजांड ही यह है। ठीक है, तो बीजांड को अगर हम देखें तो इसकी अलग अलग लेयर होती हैं। ठीक है, तो इसकी लेयर होती हैं। इसमें एक केंद्रक होता है। ठीक है, इस केंद्रक को हम कह सकते हैं भ्रूणकोश। इसे हम कह सकते हैं भ्रूणकोश। इसका जो ऊपर वाला हिस्सा होता है ये कहलाता है निभाग, और इसे ही हम केंद्रक कह सकते हैं। ठीक है, और ऑप्शंस में हमें दिए हुए हैं जैसे, तो ये हमारा होता है, सॉरी, बीजांड द्वार। बीजांड द्वार होता है, और ये वाला हिस्सा होता है बीजांड, बीजांड ग्रंथ। और बीजांड ग्रंथ पर यहाँ पाया जाता है हमारा नाभिका, और नाभिका को ही हम कह सकते हैं हाइलम। हाइलम इंग्लिश का वर्ड है, हमने हिंदी में लिख दिया है हाइलम। ठीक है, तो क्वेश्चन था हमारा, बीजांड का वह स्थान जहाँ पर बीजांड ग्रंथ जुड़ा होता है उसे कहते हैं। तो बीजांड ग्रंथ जहाँ जुड़ता है उस भाग को कहते हैं नाभिका या हाइलम। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर इसी का गा वाला दिया हुआ है, जेनेटिक इंजीनियरिंग का उपयोग होता है। तो देखो, जेनेटिक इंजीनियरिंग के द्वारा बहुत सारी चीज़ें बनाई जाती हैं, बहुत सारे यूजेस किए जाते हैं। जैसे जेनेटिक इंजीनियरिंग के द्वारा बहुत सारे प्लांट्स बनाए जाते हैं, हाइब्रिड प्लांट्स बनाए जाते हैं, ऐसे प्लांट्स बनाए जाते हैं जिससे अधिक कृषि उत्पादित की जा सके। और जेनेटिक इंजीनियरिंग के द्वारा बहुत सारी दवाइयाँ, मेडिसिन बनाई जाती हैं, और चिकित्सा में या मेडिकल में बहुत सारा यूज़ किया जाता है। और
जेनेटिक इंजीनियरिंग का वैक्सीन बनाने में, टीके बनाने में बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। तो इसका ऑप्शन है जेनेटिक इंजीनियरिंग का उपयोग होता है, तो फर्स्ट ऑप्शन है कृषि में, सेकंड है चिकित्सा में, थर्ड है वैक्सीन बनाने में, और फोर्थ है इनमें से सभी। तो इसका उपयोग इन सभी चीज़ों में होता है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा 4 वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है टीबी के टीके का क्या नाम है। मतलब ये कि जब टीबी हो जाती है, ट्यूबरक्लोसिस, टीबी की फुल फॉर्म होती है ट्यूबरक्लोसिस, ट्यूबरक्लोसिस, ठीक है। ट्यूबरक्लोसिस ये जिस बैक्टीरिया की वजह से होती है उसका नेम होता है ट्यूबरक्लोसिस, उसी के नेम पर बना हुआ है ट्यूबरक्लोसिस। जब टीबी हो जाती है तो टीबी होने में जो टीका लगाया जाता है उस टीके का नाम होता है बीसीजी, उस टीके का नाम होता है बीसीजी। बीसीजी की फुल फॉर्म होती है बेसिली कैमलेट गैरग्लिन, ठीक है। बेसिली, इसके बीसीजी की फुल फॉर्म हम लिख लेते हैं। बीसीजी की फुल फॉर्म होती है बेसिली कैलमेट ग्यूरिन, बेसिली कैलमेट ग्यूरिन, ठीक है। इसके ऑप्शंस खत्म हो जाते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन दिए हुए हैं हमारे, ये इंग्लिश में है। फिर नीचे दिए हुए हैं क्वेश्चन नंबर 2, जो हमारे शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस हैं। शॉर्ट टाइप क्वेश्चन में फर्स्ट दिया हुआ है पुष्प में दल क्या कार्य करते हैं। पुष्प में दल क्या कार्य करते हैं। तो सबसे पहले तो हम पढ़ेंगे दल के बारे में। देखिए बीजांड को बना रहने दें, ठीक। अब देखिए जैसे प्लांट्स में या प्लांट्स के जो फ्लावर होते हैं, फ्लावर में जो ब्यूटीफुल पार्ट्स होता है, ब्यूटीफुल पार्ट्स होता है, जैसे रोज की बात करें, गुलाब की बात करें, तो जो उसका लाल पार्ट होता है, रेड पार्ट होता है, वो होता है दल, ठीक है। ऐसे ही अलग अलग प्लांट्स में, सभी प्लांट्स में के जो फ्लावर होते हैं उनमें जो दल होते हैं वो सब अलग अलग कलर के होते हैं। अब कलर से मतलब ये होता है, अब उसके जो इसमें पूछा है फंक्शंस क्या होते हैं, तो कार्य, उसका फर्स्ट कार्य अगर हम बात करें तो जो कीट होते हैं या जो पक्षी होते हैं उनके थ्रू फ्लावर में परागण होता है, पॉलिनेशन होता है। तो पॉलिनेशन को बढ़ावा देने के लिए, बढ़ाने के लिए दल मुख्य तौर पर भूमिका निभाते हैं, ठीक है। तो फ्लावर का जो मुख्य मुख्य अंग जो होते हैं वो उसके लैंगिक अंग होते हैं, लेकिन दल और बाह्य दल जो होते हैं वो उसके सहायक अंग होते हैं। तो दल का कार्य परागण की क्रिया को उत्तेजित करना होता है, ठीक है। तो दल का मुख्य कार्य हो सकता है इसमें। सेकंड क्वेश्चन है वृषण के दो कार्य, दो प्रमुख कार्य लिखिए। तो वृषण के दो कार्य, ठीक है। पहले पूछा था दल के दो कार्य, तो दल के बारे में हमने बता दिया है। फ्लावर का जो ब्यूटीफुल पार्ट्स होता है, खूबसूरत पार्ट्स होता है, उसे बोलते हैं दल। इसके बाद आता है वृषण, वृषण के कार्य। तो वृषण का कार्य, काफी सारे कार्य होते हैं वृषण के। फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन वृषण से एक और आता है, मैं बताता हूँ। क्वेश्चन आता है कि वृषण शरीर के उदर गुहा के बाहर क्यों होते हैं। तो वृषण शरीर के उदर गुहा के बाहर इसलिए होते हैं क्योंकि इनको शुक्राणु बनाने के लिए कम टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट होती है, जो बॉडी के टेम्परेचर में नहीं बन पाता, तो बॉडी के उदर गुहा के बाहर होते हैं, ठीक है। तो हमने अभी बताया कि ये शुक्राणु बनाने के योग्य होते हैं। तो वृषण का पहला कार्य होता है शुक्र जनन। शुक्र जनन मतलब शुक्राणु बनाने के प्रोसेस, जो शुक्राणु बनते हैं, तो शुक्राणु बनता है शुक्र जनन। और शुक्र जनन को बढ़ावा देने के लिए भी वृषण का ही कार्य होता है, यानी शुक्राणु को बनाना। तो शुक्राणु, जो वृषण है शुक्राणु को बनाना कार्य है, शुक्र जनन को बढ़ावा देना वृषण का कार्य है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आईयूडी का पूरा नाम क्या है। आईयूडी, आईयूडी, आईयूडी होता है इंट्रा यूटेराइन डिवाइस, इंट्रा यूटेराइन डिवाइस। इंट्रा यूटेराइन डिवाइस का फुल फॉर्म हो गया। अब इसमें क्वेश्चन आता है कि एक इंट्रा यूटेराइन डिवाइस है क्या। तो इंट्रा यूटेराइन डिवाइस होती है जो जनसंख्या वृद्धि को रोकने के लिए यूज की जाती है, सुरक्षा की जाती है, जिससे निषेचन ना हो, ना निषेचन होने की वजह से जो संतानें हैं वो पैदा ना हो, तो वो होता है हमारा आईयूडी। इससे रिलेटेड बहुत सारी और भी चीज़ यूज़ की जाती हैं, जैसे कॉपर टी यूज़ किया जाता है, कुछ मेडिसिन वगैरह भी यूज़ की जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन से डाउन सिंड्रोम क्या होता है। क्वेश्चन से डाउन सिंड्रोम क्या होता है।
देखिए डाउन सिंड्रोम क्या होता है, क्वेश्चन है हमारा डाउन सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम क्या होता है, तो फर्स्ट डाउन सिंड्रोम की जो डिस्कवर की थी वो की थी लैंगडम डाउन ने। लैंगडम डाउन ने डाउन सिंड्रोम की खोज की थी, डिस्कवर की थी। डाउन सिंड्रोम होता है जब 21वें गुणसूत्र 21वें गुणसूत्र, नॉर्मल व्यक्ति में जो गुणसूत्र होते हैं वो होते हैं 46, तो 46 में जो 21वां गुणसूत्र होगा उस गुणसूत्र में एक अतिरिक्त गुणसूत्र आ जाता है, यानी एक एक्स्ट्रा गुणसूत्र आ जाता है। अगर कोई व्यक्ति नॉर्मल है तो उसमें 46 गुणसूत्र होते हैं, और अगर उसके 21वें गुणसूत्र में एक गुणसूत्र और अधिक आ गया है तो उसे डाउन सिंड्रोम हो जाता है। डाउन सिंड्रोम में बहुत सारे लक्षण होते हैं, जैसे इन डाउन सिंड्रोम वाले जो बच्चे होते हैं उन्हें हम मंगोलियन मंगोलियन मूर्ख भी कहते हैं। मंगोलियन मूर्ख इसलिए कहते हैं क्योंकि ये बच्चे मंगोलीय होते हैं। इनका सर, माथा चपटा होता है, सर चौड़ा होता है, पेट भारी होता है, जीभ निकली हुई, इस तरह के इनके लक्षण हो सकते हैं। ठीक है, बाकी डिटेल मैंने अपनी सब पीडीएफ में लिख के डाल दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन से यूकैरियोटिक तथा प्रोकैरियोटिक डीएनए में दो अंतर लिखिए। तो हमें पता, पहले तो सबसे पहले यूकैरियोटिक यूकैरियोटिक एंड प्रोकैरियोटिक प्रोकैरियोटिक, तो यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक डीएनए के बारे में हमसे मालूम किया है कि इनमें अंतर क्या होता है। तो फर्स्ट जो यूकैरियोटिक होते हैं, यूकैरियोटिक एक तरह के हम सेल्स को बोलते हैं यूकैरियोटिक सेल्स, प्रोकैरियोटिक सेल्स। तो यूकैरियोटिक सेल्स होती हैं जिनमें न्यूसेलस या हम कहेंगे केंद्रक, जिनमें केंद्रक पाया जाता है वो होती हैं यूकैरियोटिक सेल्स। जिनमें केंद्रक नहीं पाया जाता है वो होती है प्रोकैरियोटिक सेल्स। अब हम डीएनए की बात करें तो ऐसा डीएनए जो यूकैरियोटिक के केंद्रक में पाया जाए वो होंगे यूकैरियोटिक डीएनए, और ऐसा डीएनए जो केंद्रक में ना हो, जब केंद्रक ही नहीं तो डीएनए भी केंद्रक में नहीं होगा, तो वो होंगी प्रोकैरियोटिक डीएनए। ठीक है, इससे रिलेटेड अंतर है, बाकी मैंने चीजें लिख दी हैं। ठीक, ये क्वेश्चंस खत्म हुए। क्वेश्चंस आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, थर्ड का फर्स्ट है रेड डाटा बुक पर टिप्पणी लिखिए। तो रेड डाटा बुक पर टिप्पणी लिखिए। तो रेड डाटा बुक में जो बात करते हैं रेड डाटा बुक की, रेड डाटा बुक रेड डाटा बुक, तो सबसे पहले रेड डाटा बुक के बारे में समझते हैं। रेड डाटा बुक की जो डिस्कवर हुई थी 1963, यानी इसे जो बनाया गया था वो 1963 में बनाया गया था। तो रेड डाटा बुक में उन जातियों को, एनिमल जातियां हो सकती हैं, एनिमल स्पीसीज हो सकती हैं या प्लांट स्पीसीज हो सकती हैं, यानी जंतुओं की जातियां या पौधों की जातियां जो विलुप्त हो गई हों या जो विलुप्त होने की कगार पर हों, उन जातियों के लिए एक लिस्ट तैयार की है। उन लिस्ट तैयार करने में, उन लिस्ट जो तैयार हुई है उसमें जिन जंतुओं का और पौधों का नाम लिखा गया है उस लिस्ट को हम बोलते हैं रेड लिस्ट या रेड डाटा बुक। ओके, तो इन, अगर रेड डाटा बुक की बात करें तो इसमें 18,000, लगभग 18,000 जातियों के नाम लिखे गए हैं। ठीक है, बाकी इसमें नाम की बात करें तो इसमें बाघ भी हैं, हिरन भी हैं और बहुत सारे हैं। बाकी डिटेल तुम्हें पीडीएफ से मिल जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। मलेरिया रोग कैसे फैलता है, इसके रोकथाम के उपाय लिखिए। तो मलेरिया रोग के बारे में पढ़ते हैं। मलेरिया हमारी डिसीज दी हुई है, मलेरिया। मलेरिया, देखिए ये तो सभी को पता होगा जो मलेरिया है वो मच्छरों से फैलता है, लेकिन मलेरिया का जो कारक है, अगर हम बात करें कारक की, तो इसका कारक है प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम, ठीक है, इसका जो कारक है वो प्लाज्मोडियम के द्वारा फैलता है ये। ठीक है, और फैलने की बात करें यानी वाहक, अगर वाहक की बात करें तो इसका वाहक है मादा एनाफिलीज। मादा एनाफिलीज ये मच्छर है,
ठीक है, मच्छर की जो मादा है, मादा जाति है, उसमें उससे के द्वारा फैलता है ये, ठीक है। और कारक है इसका प्लाज्मोडियम, ठीक है। अगर बात करें इससे जो प्रभावित अंग होता है, प्रभावित अंग, तो इससे जब प्रभावित अंग होता है, एक तो होती है आरबीसी और दूसरा इससे प्रभावित होता है लीवर, या लीवर को हम बोल सकते हैं यकृत, ठीक है। यानी लीवर प्रभावित होता है और आरबीसी प्रभावित होता है। अब इसके लक्षण काफी सारे हो सकते हैं, जैसे इसके लक्षण बुखार आ सकता है, आरबीसी की कमी की वजह से बहुत सारी बॉडी में कमजोरी आ जाती है, खाने में भूख नहीं लगती है क्योंकि लीवर भी इससे अफेक्ट हो रहा है, इसके लक्षण हो सकते हैं, ठीक है। इसके बचाव के लिए देखो, एक तो मेन चीज है बचाव, हमें प्लाज्मोडियम के बजाय बचाव करना हमें मच्छरों से, यानी एनाफिलिस से बचाव करना है, यानी मच्छर ना लगे। तो मच्छर के लार्वा को खाने के लिए एक मछली आती है गंबूसिया, गंबूसिया एक मछली होती है गंबूसिया। तो गंबूसिया मछली को अगर हम अपने आसपास जो पानी जमा है वहां छोड़ दें तो ये गंबूसिया मछली इन मच्छरों के लार्वा को खा जाती है, तो मच्छर पनपेंगे नहीं। दूसरा पॉइंट, मच्छरदानी का उपयोग करना चाहिए, अपने घर के आसपास सफाई रखनी चाहिए, तो मलेरिया से बचाव किया जा सकता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। पेयजल तथा डबल रोटी बनाने में सूक्ष्म जीव किस प्रकार हमारी मदद करते हैं? देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेयजल तथा डबल रोटी बनाने में, पेयजल सॉरी पेय पदार्थ और डबल रोटी, ठीक है। अब देखो, पेय पदार्थ और डबल रोटी बनाने के लिए जो सूक्ष्म जीव में यूज होता है वो यूज होता है कवक, ठीक है। अब कौन सा कवक हो सकता है? तो पेयजल में हम यूज करते हैं ईस्ट का, ओके। और डबल रोटी बनाने में हम यूज करते हैं सेक्रोमाइसीज, सेक्रोमाइसीज, माइसीज सेरी बेसी, सेक्रोमाइसीज सेरीबेसी, ये भी कवक है हमारा, और ईस्ट जो है ये भी कवक है हमारा। तो इन दोनों कवक से हम पेय पदार्थ यानी पीने वाले पदार्थों में ज्यादा तौर पर जैसे वाइन, बियर, ठीक है, यानी जो शराब के प्रोडक्ट होते हैं, जो शराब के प्रोडक्ट होते हैं वो सारे पेय पदार्थ होते हैं, तो पेय पदार्थ में यूज किया जाता है ईस्ट का। डबल रोटी आप लोग जानते हैं, तो डबल रोटी बनाने के लिए हम सेक्रोमाइसीस सेरीबेसी कवक का प्रयोग करते हैं। बाकी इसके बारे में जो जानकारी है वो हमारे पीडीएफ में मिल जाएगी आपको, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम। दिया हुआ है, पुनर्योगज डीएनए की क्या उपयोगिता है? पुनर्योगज डीएनए की उपयोगिता, अब फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है हमें, पुनर्योगज डीएनए, पुनर्योगज डीएनए के थ्रू हम बहुत सारे एंजाइम बनाते हैं, जैसे प्रतिबंधन एंजाइम बनाते हैं, लाइगेज एंजाइम बनाते हैं, वांछित डीएनए, वांछित डीएनए मतलब जो डीएनए बाहर से आता है, विदेशी डीएनए बोल सकते हैं, वांछित डीएनए, ये दोनों जब डीएनए मिल सकते हैं, इन दोनों को मिलाने के काम आ सकता है। डीएनए का पृथक्करण किया जा सकता है, मतलब डीएनए को अलग भी किया जा सकता है, तो ये सारे काम होते हैं पुनर्योगज डीएनए से, ठीक है। बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है बीटी कपास, बीटी कपास, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, हर साल क्वेश्चन पूछा जाता है। बीटी कपास पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। फर्स्ट हम बीटी के बारे में समझेंगे, तो बी फॉर बेसिलस, हिंदी में लिख देते हैं बेसिलस थ्यूरेंजेरी, थ्यूरिंजिएंसिस, थ्यूरिंजिएंसिस, यानी बेसिलस थ्यूरिंजिएंसिस, बीटी की फुल फॉर्म कह सकते हैं बेसिलस थ्यूरिंजिएंसिस। ये एक तरह का जीवाणु है और इस जीवाणु का उपयोग पौधों को बढ़ाने के लिए किया जाता है। पौधों की फसलें जो बढ़ती हैं ज़्यादातर तौर पर, जैसे पौधों में कीटाणु ना लगें, पौधे खराब ना हों, पौधे अच्छी तरह उगें, उन पौधों से अच्छा अनाज मिले, उसको बढ़ावा देने के लिए बेसिलस थ्यूरिंजिएसिस जीवाणु का उपयोग किया जाता है। यानी अब
इससे रिलेटेड जो कपास बनेगी उसको कहेंगे बीटी कपास। ओके, बाकी चीज तुम्हें पीडीएफ से मिलेगी ही। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हमारे शॉर्ट क्वेश्चन फिनिश हो गए। फिर क्वेश्चन है हमारे शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, ये 3 नंबर का एक क्वेश्चन आएगा आपका। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट है हमारा, एक आवृत बीजी पौधे का प्रतिरूपी बीजांड की संरचना का सचित्र वर्णन कीजिए। अभी मैंने बताया था आपको बीजांड, ये रहा हमारा बीजांड। तो इसमें देखिए अभी बताया था ये हमारा बीजांड ग्रंथ है, बीजांड का हिस्सा है नहीं, ये बीजांड ग्रंथ है। बीजांड ग्रंथ के पास है नाभिका, नाभिका का दूसरा नाम है हाइलम, और इसमें बीच में दिया हुआ है भ्रूणकोश। अगर हम भ्रूणकोश को अलग बना लें तो भ्रूणकोश में कोशिकाएं होती हैं। अभी बताता हैं हम, इस तरह से इसका डायग्राम होता है। भ्रूणकोश में एक तरह से कोशिका होती है, भ्रूणकोश में इस तरह से कोशिका होती है। ठीक है, भ्रूणकोश में सभी कोशिकाओं में केंद्रक होते हैं, भ्रूणकोश में सभी कोशिकाओं में केंद्रक होते हैं। ये देखिए, ठीक है, ये है भ्रूणकोश। तो इसको अगर देखें हम तो इसमें देखिए कोशिकाएं की अगर काउंट करें, फर्स्ट 1 2 3 4 5 6 और 7, तो कोशिकाएं कितनी आई, कोशिकाएं कोशिकाएं आई हमारे पास 7। अगर इसके हम केंद्रक यानी न्यूक्लियस की बात करें तो 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी केंद्रक जो होते हैं इसमें वो होते हैं 8। जो सबसे अच्छा क्वेश्चन यही है, इससे पिछले पेपर में क्वेश्चन पूछा था कि जो हमारा भ्रूणकोश केंद्रक होता है उसमें कोशिकाओं और केंद्रकों की संख्या कितनी कितनी होती है। तो इसमें विशेष बात यह है कि इसमें 7 कोशिकाएं और 8 केंद्रक होते हैं, यानी जो बीच वाली कोशिका होती है इसमें 2 केंद्रक होते हैं, इसलिए 7 कोशिकाएं 8 केंद्रक होते हैं। ठीक है, भ्रूणकोश है। बाकी बीजांड का डायग्राम आपसे पूछा है, डायग्राम चित्र समेत बनाना है, तो चित्र भी हम इसका बना देंगे, यानी बीच वाला हिस्सा इस तरह बनाएंगे। ओके, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पक्षियों तथा मधुमक्खियों में लिंग निर्धारण समझाइए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये हर साल क्वेश्चन पूछे जाने वाले क्वेश्चन हैं। पक्षियों तथा मधुमक्खियों में लिंग निर्धारण बताइए। तो हम पहले फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं लिंग निर्धारण की। लिंग निर्धारण, ठीक है, इसे बोलते हैं हम सेक्स डिटर्मिनेशन। ठीक है, तो फर्स्ट हम बात करते हैं ह्यूमन में यानी मानव में लिंग निर्धारण की। तो मानव में लिंग निर्धारण की बात करें तो अगर मानव की बात करें तो मानव में 46 या अगर हम कह सकते हैं 23 जोड़ी गुणसूत्र होते हैं। कितने होते हैं, 46 या 23 जोड़ी गुणसूत्र होते हैं। तो अगर इन गुणसूत्रों को हम डिवाइड करें तो इनमें 2 टाइप्स के गुणसूत्र होते हैं। 44 गुणसूत्र जो होते हैं या 22 जोड़ी जो गुणसूत्र होते हैं वो होते हैं ऑटोसोम्स, वो होते हैं ऑटोसोम्स, मतलब नर और मादा दोनों में समान होते हैं। और इसका जो एक जोड़ा होता है वो या तो होता है एक्स एक्स का या होता है एक्स वाई का, यानी वो होता है हमारा लिंग गुणसूत्र, वो होता है हमारा लिंग गुणसूत्र, यानी लिंग का निर्धारण, यानी निर्धारण करना नर होगा या मादा होगा यानी लड़का होगा या लड़की होगी, वो निर्धारित करता है ये गुणसूत्र। तो इसका नाम रखा गया लिंग गुणसूत्र। ओके, तो ये सिस्टम है। बाकी इसके बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं कर रहे हैं हम सीधे अपने क्वेश्चंस पर आते हैं। क्वेश्चंस दिया हुआ है, हमें क्वेश्चंस बताना है। पक्षियों में हमें लिंग निर्धारण बताना है, और सेकंड क्वेश्चन है मधुमक्खियों में, मधुमक्खियों में हमें बताना है पक्षियों में और हमें बताना है मधुमक्खियों में।
तो जो मधुमक्खियां होती हैं इसमें जो लिंग निर्धारण होता है वो XX और XO टाइप का होता है, और जो पक्षी होते हैं इनमें लिंग निर्धारण ZZ और ZW टाइप का होता है। ठीक है, अब इसमें देख लीजिए, समझ लीजिए, जैसे अगर जो मधुमक्खियां हैं इनमें XX गुणसूत्र जो होता है वो होता है मादा में, और जो XO गुणसूत्र होता है वो होता है नर में। और अगर पक्षियों की बात करें तो इनमें ZZ गुणसूत्र जो होता है वो होता है मादा नर में, हाँ सही नर में, और जो ZW होता है वो होता है मादा में। ठीक है, अब इसका बात समझ लीजिए ध्यान से। देखिए, अगर इसका हम निर्धारण करें तो ये Z और ये Z अगर आपस में फ्यूज होते हैं तो इनसे बनेगा ZZ, और यही Z इस W से फ्यूज होता है तो इनसे बनेगा ZW। अगर ये Z इस Z से फ्यूज होता है तो बनेगा ZZ, और अगर ये Z इस W से फ्यूज होगा तो बनेगा ZW। अगर हम ऊपर देखें तो ZZ में क्या था, नर, यानी यहाँ पर क्या होगा, नर, और ZW क्या था, मादा, तो यहाँ पे क्या होगा, मादा, नर, मादा। यानी निर्धारण में, लिंग निर्धारण में चांस तो ये होते हैं कि नर 50% हो और मादा भी 50% हो, लेकिन जो लिंग का निर्धारण करता है वो करता है मादा का लिंग गुणसूत्र पक्षियों में। ठीक है, यानी पक्षियों में लिंग का निर्धारण जो करेगा वो मादा का गुणसूत्र करेगा। ठीक, अगर आप यहाँ पर आ जाएं, हम इसमें X और X जब फ्यूज होंगे तो इससे बनेगा XX, और यही X इस O से फ्यूज होगा तो बनेगा XO, और ये X इस X से फ्यूज होगा तो XX, और यही X इस O से फ्यूज होगा तो XO। यानी अगर ऊपर देखें तो XX क्या था, मादा, और XO था नर, मादा और नर। यानी चांस यहाँ भी यही है कि नर 50% हो सकते हैं और मादा भी 50% हो सकते हैं, लेकिन लिंग का निर्धारण कौन करेगा, मधुमक्खियों में नर का गुणसूत्र लिंग का निर्धारण करेगा। अगर हम बात करें पक्षियों की तो अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि मुर्गियों में लिंग निर्धारण, तो भी हमें यही डायग्राम दिखाकर आना है। क्वेश्चंस पूछा जाए कीटों में लिंग का निर्धारण बताना है तो भी यही बताकर आना है। ध्यान ये रखना है कि मधुमक्खियां या कीटों में लिंग का निर्धारण करता है नर, और पक्षियों में और मुर्गियों में लिंग का निर्धारण करता है मादा। ओके, बस इसमें मेन डिटेल यही है, बाकी तुम ये कर आओगे तो क्वेश्चन के नंबर मिल ही जाएंगे फुल आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। प्रोटीन में आरएनए का योगदान है, तो प्रोटीन संश्लेषण में आरएनए का योगदान, तो देखो प्रोटीन संश्लेषण में आरएनए का योगदान बहुत बड़ा है। आरएनए में वो काफ़ी सारी चीज़ें आती हैं। आरएनए हमारे 3 टाइप के होते हैं। एक तो होता है mRNA मतलब मैसेंजर आरएनए, एक होता है tRNA मतलब ट्रांसफर आरएनए, एक होता है rRNA मतलब राइबोसोमल आरएनए। तो सबसे पहले जो प्रोटीन होती है, प्रोटीन बनती है डीएनए से, और प्रोटीन बनती है, पहुंचती है एमआरएनए में, और एमआरएनए से टीआरएनए, और टीआरएनए से आरआरएनए। ओके, इस तरह से प्रोटीन का संश्लेषण होता है। बाकी इसकी थ्योरी लिखी हुई है, वो आप लोग पीडीएफ से देख लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर जाएंगे। मलेरिया परजीवी के जीवन चक्र का स्वच्छ नामांकित चित्र बनाइए। ठीक है, ये क्वेश्चन चित्र का है, डायग्राम हम बना नहीं सकते, टाइम की थोड़ी कमी है, तो आप लोग चित्र जो है वो हमारी पीडीएफ से देख लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं।